Hello and welcome to Geno IAS. Today it's 19th of September 2024 और आज द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस को बहुत अच्छे से करेंगे हम सब लोग। और हमारे पास अभी आज के न्यूज़पेपर में देर आर अराउंड 8 आर्टिकल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। और आज के पेपर में जो 8 आर्टिकल आपके सामने हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी परस्पेक्टिव से। अभी जो दोबारा से डिबेट छिड़ी है, जो इससे पहले एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी अंडर आर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, उनके उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की है। एंड नाउ द डिबेट इज अगेन ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, दैट हाउ मच फिजिबल इट इज फॉर इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस वन नेशन वन इलेक्शन प्रोस्पेक्ट। फर्दर हम परमानेंट इंडस कमीशन एंड इंडस वाटर ट्रीटी को अच्छे से जानेंगे, बिकॉज इस बार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक सुझाव आया है कि जब तक हमारे पास सोल्यूशंस नहीं आते परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग्स नहीं होने वाली है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक थिरुकुरल एंड थिरुवल्लुवर। जो ये सेंट है, ही इज अ भक्ति सेंट फ्रॉम साउथ इंडिया एंड इनकी लिखी हुई थिरुकुरल को बाइबल ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ फिस्कल फेडरलिज्म एंड जो क्वाड की समिट विल्मिंगटन में होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे दैट इस समिट में क्या क्या चीजें डिस्कस होने वाली है और इंडिया क्वाड को कहां लेके जाने वाला है। इसके बाद further there is an airport which was about to be leased by Adani Group for 30 years. तो ये एयरपोर्ट नायरोबी केन्या में है और इसके रिलेटेड अभी वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट के बारे में जानेंगे। चंद्रयान 4 और चंद्रयान का जो नया प्रोस्पेक्ट है चंद्रयान 4 के अंडर, और वीनस का ऑर्बिटल मिशन, तो ये दोनों मिशंस भी पढ़ेंगे। इन दोनों मिशंस की क्या स्पेसिफिकेशंस है, इनके क्या गोल्स है और क्या इनके एम्स है। पीएम आशा स्कीम के अंदर अभी नया प्रपोजल्स जो आए हुए हैं, पीएम आशा स्कीम को और ज्यादा एक्सपैंड किया जा रहा है। ये भी देखेंगे कि इस स्कीम को कहां एक्सपैंड किया जाएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के डिस्कशन में जो पीवाईक्यूज डिस्कस होने वाले हैं, वो पीवाईक्यूज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस का पीवाईक्यू हम दोनों पीवाईक्यूज लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं द हिंदू का न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज पहला आर्टिकल इज अबाउट इंडस वाटर एंड परमानेंट इंडस कमीशन। इंडस वाटर्स के बारे में अगर आपको पता हो तो इंडस के दी इंडस वाटर ट्रीटी इट रेगुलेट्स द 6 रिवर्स, जो 6 हिमालयन रिवर्स है उनको रेगुलेट करती है। इसमें हमें ये देखना है कि मेन जो परमानेंट इंडस कमीशन है, ये ट्रीटी के अंदर बनाया गया था इसलिए कि जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे हमारे बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो इस कमीशन के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है जो 1960s में साइन किया गया था। और सॉरी, इसको साइन कराने में वर्ल्ड बैंक ने मेन पार्ट प्ले किया था और वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को ब्रोकर किया था। इस ट्रीटी के जो मेन प्रोविजंस है, फर्स्ट इज वाटर एलोकेशन। तो जितने भी हमारे वेस्टर्न रिवर्स है, दैट इज इंडस, चनाब एंड झेलम, इनका पानी जाएगा पाकिस्तान के पास। और ईस्टर्न रिवर्स दैट इज रावी, बियास एंड सतलज, ये इंडिया को एलोकेट हो गए थे इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। इसी ट्रीटी के अंदर हम एक परमानेंट इंडस कमीशन भी सेटअप करते हैं। इस कमीशन को बनाने का मेन मकसद ये था कि हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में डिस्कशंस करें पानी को मैनेज करने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये 6 रिवर्स है, इनके पानी को मैनेज करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। फर्दर इस ट्रीटी के अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसको हम 3 स्टेप मैकेनिज्म बोलते हैं। इस 3 स्टेप मैकेनिज्म के अंदर एक तो हमारा परमानेंट इंडस कमीशन हो गया, दूसरा इंटर गवर्नमेंटल टॉक्स एंड थर्ड इज थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, समझने की बात यह है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में सबसे पहला काम होगा इस कमीशन का। अगर वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है कमीशन से, देन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स होंगी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फॉर्मल टॉक्स होंगी। अगर फिर भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है, देन वर्ल्ड बैंक के पास चला जाएगा और वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसको आर्बिटर किया जाएगा इस डिस्प्यूट को। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी स्क्रूटनी के अंदर आए थे, जिसमें जैसे हमारे पास सबसे पहला प्रोजेक्ट है पालकल दुल प्रोजेक्ट। ये चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इट्स अंडर इंस्पेक्शन। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नीलम रिवर, जिसको पाकिस्तान नीलम रिवर बोलता है और हम उसको किशन गंगा रिवर बोलते हैं। दिस इज द रिवर जहां पे हमारा बॉर्डर नहीं है। आप इस रिवर के पास जाओगे तो आपको आर पार दिखेगा और आपको उस साइड से पाकिस्तान के लोग दिखेंगे, इस साइड से इंडिया के लोग होंगे। एंड इसके साथ साथ ये जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। इसकी सुनवाई जो है हेग परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हुई थी और उन्होंने 2013 में ये डिक्लेयर किया था दैट दिस प्रोजेक्ट इज अ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। तो इसलिए इसको इंडिया को अलाउ कर दिया गया था ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। वन मोर प्रोजेक्ट दैट इज रैटल प्रोजेक्ट, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये भी कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। इंडस वाटर सिस्टम की बात करें तो इंडस का जो सोर्स है इंडस मानसरोवर लेक से निकलता है एंड 200 मिलियन पीपल इसके बेसिन में आते हैं जिनके लिए ये पानी की नीड्स को फुलफिल करता है। इंडस रिवर तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान से होकर निकलता है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से होकर निकलता है। प्लस इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर झेलम,
चनाब, रावी, बियास एंड सतलुज। और इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में श्योक, गिलगित, काबुल एंड गोमल। ये ट्रिब्यूटरीज हमें याद रखनी होंगी और यहां से क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम भी यूपीएससी ने इंडस रिवर से क्वेश्चन पूछा था और कंटिन्यूअसली 3-4 साल क्वेश्चन पूछा गया। पहले साल एक क्वेश्चन आया दैट नुब्रा के नॉर्थ या साउथ में सियाचिन लोकेटेड है, सियाचिन ग्लेशियर कहां पे लोकेटेड है। फिर एक क्वेश्चन आया कि इन रिवर्स में से झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज, इनमें से कौन से ऐसे दो रिवर्स है जो साथ में मिलते हैं एंड देन दे फॉल इनटू वन मोर बिगर रिवर, जो लास्ट में जाता है और इंडस के साथ मिलता है। ऐसा भी एक पजल टाइप का क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। इसीलिए इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हमें याद रखनी है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक है और कौन सी ट्रिब्यूटरी राइट बैंक है। लास्ट में ये रिवर हमारा इंडस रिवर अरेबियन सी में जाता है और कराची के पास ये अरेबियन सी में जाके मिल जाता है और वहां पे ये एक बड़ा डेल्टा बना लेता है। इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड अगर आप देखो तो जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स है, टेक्निकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सकता है यहाँ पे। इट कैन हेल्प अस टू सॉल्व द टेक्निकल इश्यूज लाइक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को डिक्लेयर करना दैट वेदर दे आर एक्चुअली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, उनमें पानी कितना यूज होगा, कितना पानी डाइवर्ट होगा। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड डेटा शेयरिंग अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स। फर्दर सजेशंस में हम जो दे सकते हैं दैट इज जॉइंट बेसिन मैनेजमेंट। इंडिया और पाकिस्तान का जो बेसिन है मेन, जहां जहां से ये इंडस रिवर पानी कलेक्ट करता है, उस बेसिन को हम जॉइंटली मैनेज कर सकते हैं। there are political commitments which need to be in place so that we can find out our long term solutions. So these are suggestions which we can provide in our answer to Indus Water Treaty resolution. Next जो हमारा आर्टिकल है, this talks about the one nation one election prospect. ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी दोनों ने कवर किया हुआ है। हम समझेंगे कि इस आर्टिकल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या अपडेट्स है। सबसे पहला अपडेट यह है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, और उन्होंने बोला है दैट हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कर सकते हैं फॉर लोकसभा एंड असेंबलीज एट द फर्स्ट स्टेप एंड देन म्युनिसिपल कमिटीज एंड पंचायत पोल्स विद इन 100 days ऑफ द जनरल इलेक्शन इन द नेक्स्ट फेज। सो यहाँ पे जो मेन प्रपोजल है वो ये है कि क्या इंडिया नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हम हर जगह ऐसा कर सकते हैं कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कर पाए। ठीक है, कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सके। अब इसी में हमें ये देखना है दैट वन नेशन वन इलेक्शन जो कि एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज हर 5 साल में एक साथ इकट्ठा होकर एक ही बार इलेक्शन करे पूरे नेशन के लिए। क्या ऐसा इससे पहले हुआ है? हाँ, इससे पहले होता था जब हमारे पास सिंगल पार्टी डोमिनेंस था। अगर आप यहाँ पे देखो तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस किस किस के होंगे, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के होंगे। प्लस इस प्रोसेस को हमें स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा अक्रॉस द कंट्री, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ये क्यों कर सकते हैं हम और इसको करना क्यों चाहिए? बिकॉज इससे हमारा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा। अगर आपने इलेक्शन के प्रोसेस को ध्यान से देखा होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉचडॉग ऑफ आर डेमोक्रेसी। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोकसभा सेंट्रल लेवल पे जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाए। अब बात ये आती है यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या अपना रिसोर्स सिस्टम है? तो इलेक्शन कमीशन जो है ये जितना भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास है उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करती है। जैसे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में डीएम्स होते हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। यूजुअली जितने भी हमारे पास टीचर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है पोलिंग बूथ्स पे, और जो सीनियर मोस्ट टीचर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है पोलिंग बूथ्स पे एज रिटर्निंग ऑफिसर्स, और उनको अपॉइंट करता है हमारा डीएम। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि लार्ज स्केल पे हमें सिक्योरिटी फोर्सेस और लार्ज स्केल पे हमें रिसोर्सेज लाइक ईवीएम मशीन्स, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इस सब का खर्चा पड़ता है। अब ये सारी चीजें बार बार हो, इससे अच्छा ये है कि हम एक बार में इलेक्शन कराएं, और अगर हमने ये इलेक्शंस एक बार में करा लिए तो हम काफी हद तक अपना खर्चा बचा सकते हैं। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स कि कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, मिनिमम डिस्टर्बेंस होगा और मिनिमम डिस्ट्रप्शंस होंगे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन से पहले लग जाता है ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाएगा। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगी एंड इलेक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है कि हर दो साल में हमें कहीं ना कहीं पे 2 या 4 स्टेट्स में इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, वो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं और वो इलेक्शन की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कम कर पाएंगे। इलेक्शन कम होंगे तो हमारी जो गवर्नेंस है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगी। देयरफॉर अगर हमने ये वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट किया तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसकी मदद से कितने बेनिफिट्स आ सकते हैं टोटल नेशन में। सबसे पहले हमारा गवर्नेंस का सिस्टम ये फोकस हो जाएगा एक ही चीज पे कि हमारे पास 5 साल में एक बार इलेक्शन हो गए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पूरे 5 साल के टेन्योर में गवर्नेंस पे काम कर सकते हैं, ना कि गवर्नमेंट बनाने पे काम करें। ठीक है, करप्शन कम हो जाएगा, जितने कम इलेक्शंस होंगे उतना कम करप्शन होगा। स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार
ये टेंशन नहीं होगी कि अब इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ह्यूज टास्क है, जिसको यूजुअली बोला जाता है डांस ऑफ डेमोक्रेसी। बट यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस है, बिकॉज इफ वी सी अगर हमने ट्रांजिशन करना है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, तो जो हमारी ये कमेटी है, हाई लेवल कमेटी अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने सजेस्ट किया है दैट हमें आर्टिकल 82A को अमेंड करना पड़ेगा। इट सेज दैट अगर हमें इस द कमिटी सजेस्ट्स दैट we need to amend the article 82A of the constitution to empower president to designate and appointed date for the commencement of the simultaneous elections। तो एक डेट को फिक्स करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा ताकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाए और वो डेट डिक्लेयर कर पाए। स्टेट असेंबलीज विच आर गोइंग थ्रू पोल्स आफ्टर दिस डेट, दे विल आल्सो सिंक्रोनाइज देयर गवर्नमेंट्स एंड देयर इलेक्शंस इन द सेम मैनर। फर्दर हमें ये भी देखना है कि टर्म का सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि अगर आप देखो 5 साल का टर्म होता है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का। अब इसमें बात यह है कि कुछ असेंबलीज बाद में बनती है, कुछ असेंबलीज पहले बनती है, कुछ असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती है पहले ही, तो अब उनको हम कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखो स्टेट्स विद इलेक्शंस, जिनका इलेक्शन अभी जून 2024 से लेकर मई 2029 तक आने वाला है, उनकी जो टर्म है इट विल एक्सपायर अलॉन्ग साइड ऑफ 18th लोकसभा। जितना 18th लोकसभा खत्म हो जाएगी तब तक स्टेट्स की असेंबलीज भी खत्म हो जाएंगी, है ना। और 18वीं लोकसभा जब खत्म होगी उसके बाद हमें यह देखना होगा कि 5 साल के टर्म के लिए हम किन किन स्टेट्स में इलेक्शंस करवा पाएंगे। और अगर आप देखो तो हमारे पास वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं 2026 में। पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं 2027 में। कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं 2028 में। अब इन सारे इलेक्शन साइकिल्स को सिंक्रोनाइज करना है एक दूसरे के साथ। दीज आर सम ऑफ द मेन चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ेंगे इस साइमल्टेनियस इलेक्शंस में, क्योंकि इलेक्टोरल लॉज को रिस्ट्रक्चर करना होगा और मिड टर्म डिसोल्यूशन करना होगा इन सब असेंबलीज का, अगर हमने ऐसा स्टेप लिया तो। फर्दर इसके बाद हमें लोकल बॉडीज, इनके इलेक्शंस को भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एक नया आर्टिकल 324A लेके आना पड़ेगा। एंड पार्लियामेंट इज एडवाइज्ड कि आप ये आर्टिकल लेके आओ, आप अमेंड करो टू एंश्योर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती इलेक्शंस विद जनरल इलेक्शंस एट नेशनल लेवल, ठीक है। फर्दर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 325 के अंदर इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी हमारे पास सेंसस का डेटा नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट मोस्ट सेंसस का डेटा हमारे पास नहीं है। और इसके साथ साथ हमें डीलिमिटेशन कमीशन का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन भी टाइमली अपना रिकमेंडेशन दे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये सारे इश्यूज है, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिस्टिकल एंड फेडरल कंसर्न्स। अगर आप देखो सबसे पहला लॉजिस्टिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज हमारे पास ये है कि हमारा इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। टॉप से लेके बॉटम तक हमें हर जगह ईवीएम्स पहुंचाने होंगे, इतने सारे ईवीएम्स हो हमारे पास, और फेजेस में इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये इलेक्शन का प्रोसेस ही अराउंड 1 से 1.5 साल का हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स नेशन वाइड हमें फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक है, हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल हो जाए, है ना। इसका इंपैक्ट फेडरलिज्म पे ऐसा पड़ सकता है दैट कि जो पार्टी इलेक्शन करा रही हो सेंटर में बैठ के, ठीक है, उस पार्टी का अपर हैंड रहेगा हर स्टेट के इलेक्शन में और लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है इस इलेक्शन के बारे में, ठीक है। लास्ट में इट कैन ऑल्सो हैम्पर द वोटर बिहेवियर एंड डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन, बिकॉज वोटर्स को चूज करना पड़ेगा कि उनको नेशनल इश्यूज मेन अपने इलेक्शन का मुद्दा बनाना है या फिर लोकल इश्यूज को मुद्दा बनाना है इलेक्शंस का। बिकॉज लोकल इश्यूज आर यूजुअली टाइड टू रीजनल पार्टीज। जितनी भी हमारे पास रीजनल पार्टीज है वो लोकल इश्यूज को केटर करती है। जैसे अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल में टीएमसी का बहुत ही ज्यादा दबदबा है, क्योंकि वो लोकल इश्यूज पे ज्यादा बात करती है। वैसे ही तमिलनाडु और साउथ इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स है, जितनी भी पार्टीज है, उनका बेसिक जो मुद्दा होता है वो लैंग्वेज का मुद्दा होता है, ठीक है। रीजनलाइजेशन इसका मुद्दा होता है, रीजनल जॉब्स का मुद्दा होता है। और अगर आप वहीं पे देखो हरियाणा और उत्तराखंड जैसी गवर्नमेंट्स, या हिमाचल प्रदेश जहां पे अभी प्राइवेट रिजर्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है, इन गवर्नमेंट्स के पास, इन पार्टीज के पास लोकल इश्यूज है। जबकि अगर आप देखो नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे हमारे पास डिफरेंट इश्यूज होते हैं। अब इन दो इश्यूज में चूज करना इज समथिंग विच विल हैम्पर द वोटिंग पैटर्न ऑफ आवर वोटर्स एट लार्ज, ठीक है। बिकॉज इंडिया में बोला जाता है दैट इंडियंस डू नॉट वोट, दे वोट देयर कास्ट एंड दे डू नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है, दे वोट देयर कास्ट। सो कास्ट का जो मेन मुद्दा है, कास्ट का जो मेन फैक्टर है, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे, जिसकी वजह से स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स बनती है, जो हमने इस बार के इलेक्शन में भी देखा, 18th लोकसभा का जो इलेक्शन, जनरल असेंबली का इलेक्शन हो रहा था, उसमें भी कास्ट ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। सो देयरफॉर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और ये सारा क्रिटिसिज्म यहाँ पे दिया जा रहा है इस वन इलेक्शन
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट को लेके। बट व्हाट वी कैन डू इज व्हाट वी कैन प्रपोज एज अ वे फॉरवर्ड इस सबसे पहले हम कंसेंसस बिल्ड करना स्टार्ट करें कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है, उनके जो मेन मुद्दे हैं उन पे कंसेंसस डेवलप करे कि हर एक पार्टी एक मेन एजेंडा पे आए। ठीक है, एक यूनिक एजेंडा हो जिसको हर एक पार्टी फॉलो कर रही हो। लीगल फ्रेमवर्क जितने भी मैंने आर्टिकल्स बोले, मैंने बोला आर्टिकल 325, आर्टिकल 324 ए, आर्टिकल 82 ए। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स को हमें ये भी देखना होगा दैट कि क्या हम इन आर्टिकल्स को अमेंड कर पाए, और जितने भी हमें लॉज की जरूरत है वो लॉज हमें इंप्लीमेंट करने होंगे, उनको इनैक्ट करना होगा। वो लॉज पास होते हैं अभी के लोकसभा में या नहीं होते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का ज्यादा रोल है अभी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना होगा, कंटेंजेंसी प्लानिंग करनी होगी कि अगर कहीं पे डिसोल्यूशन पहले ही हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ये सारे वे फॉरवर्ड्स हम दे सकते हैं अपने आंसर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेके हमने जितने भी कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस किए कि मेन इसके फायदे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमारे लिए कितना अच्छा है, और इसका क्रिटिसिज्म क्या क्या है, और इसके चैलेंजेस क्या क्या है, और लास्ट में हम इसका वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है दैट इज अबाउट थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर और थिरुकुरल, जिसको मैंने बोला बाइबल ऑफ साउथ बोला जाता है। थिरुकुरल एक ऐसी बुक है जिसमें 1330 कपलेट्स लिखे हैं। किसने? थिरुवल्लुवर ने, जो कि एक तमिल सेंट है। ही इज अ पोएट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूज आर्टिकल ये है कि इनका बर्थडे कब मनाया जाए। तो मद्रास हाईकोर्ट में एक प्ली था जो मद्रास हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया कि नहीं, ये प्ली को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड इट हैज रिफ्यूज। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो बोला था कि हम थिरुवल्लुवर के जो एनुअल सेलिब्रेशन है वो तमिल मंथ के हिसाब से करेंगे। तमिल का मंथ है थाई मंथ। ठीक है, ये तमिलनाडु का रीजनल एक मंथ है, और उसके अकॉर्डिंग एक डे आता है वाईकासी अनुषा नच्चरिथम। ये एक ऐसा डे है जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट डिक्लेयर करना चाहती थी एज बर्थडे ऑफ दिस तमिल सेंट। इनका जो बर्थडे है वो अभी जनवरी के मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ही इज अ पोएट एंड फिलोसोफर। ठीक है, कल्चरल आइकन ऑफ तमिलनाडु। फॉन्डली इसको जो वहां पे बोला जाता है, इनको जिस प्यारे नाम से बुलाया जाता है दैट इज वल्लभूर बाई तमिल्स। एंड इनका मोस्ट प्रोमिनेंट जो इनका काम है, जो इनने लिखा है, कपलेट्स लिखे हैं इन्होंने, उनको कंबाइन करके एक बुक बनाई गई है जिसका नाम है थिरुकुरल। इस थिरुकुरल बुक में हमारे पास 1330 कपलेट्स है। इस टेक्स्ट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज धर्मा, सेकंड इज अर्था, एंड थर्ड इज कामा, दैट इज वर्च्यू, वेल्थ एंड लव। देयरफॉर इट इज नोन एज द बाइबल ऑफ साउथ। ठीक है, दीज कपलेट्स आर कंपोज्ड इन अ कंसाइज एंड पोएटिक फॉर्म। तो ये याद रखना है, ये पोएटिक काम है, इसमें पोएट्री लिखी गई है, और ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एंड प्रीलिम्स में अभी तक थिरुवल्लुवर या थिरुकुरल 2 से 3 बार ऑप्शंस में आ चुका है। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में, तो इसीलिए इसको याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन से हमने बहुत बार देखा है कि क्वेश्चन बनता हुआ किसमें, हमारे नेक्स्ट यूपीएससी में। पिछले ऑप्शन से नेक्स्ट यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है। डन। चलो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट चंद्रयान। ठीक है, चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया, चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया। चंद्रयान 3 में हमें काफी ज्यादा सक्सेस मिली। ठीक है, और चंद्रयान 3 जो था वो 42 डेज पहले ही पहुंच गया था मून पे। इसमें लैंडर था, रोवर था, हमारे पास इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स थे। जैसे हमारे पास प्रोपल्शन मॉड्यूल, वो अभी भी काम कर रहा है। लैंडर एंड रोवर जो इस मिशन में था उसने भी बिल्कुल सक्सेसफुली काम किया, और चंद्रयान 3 वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर इंडिया। नाउ इंडिया इज प्लानिंग चंद्रयान 4। अब ये चंद्रयान 4 कैसे काम करेगा, और इसके साथ साथ शुक्रयान 1, ठीक है, और गगनयान मिशन जो हमने इससे पहले लॉन्च किया है, इनके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज हमारा चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 जो है ये किस लिए लाया गया? सबसे पहले इसका जो मेन मिशन है, पहले तो ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दूसरा, उसके बाद मून पे जाने के बाद ये मून से सैंपल कलेक्ट करेगा। वहां से सैंपल कलेक्ट करने के बाद ये उस सैंपल को वहां से उठाएगा और ट्रांसफर करेगा दूसरे एक यू कैन से स्पेसक्राफ्ट में। ठीक है, और ट्रांसफर करने के बाद वो स्पेसक्राफ्ट जो होगा वो इन सैंपल्स को उठा के अर्थ पे लेके आएगा। अर्थ पे जब वो लैंड करेगा तो हमारे पास जो सबसे मेन इशू होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक री एंट्री का, कि वो स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जले ना, वो वापस आके प्रॉपरली लैंड करे अर्थ पे। देन वी विल एग्जामाइन द सैंपल्स व्हिच वी कलेक्टेड फ्रॉम मून। ठीक है, बहुत ही बड़ा मिशन होने वाला है ये इंडिया के लिए। नेक्स्ट इज हमारा शुक्रयान 1 मिशन। शुक्रयान 1 जो है, इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये वीनस पे जाएगा। शुक्र हमारे वीनस को बोला जाता है।
ये इंडिया का वीनस ऑर्बिटर मिशन होगा। इसका मतलब ये है कि ये वीनस को बस ऑर्बिट करेगा, वीनस के ऊपर लैंड नहीं करेगा। इसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा। वीनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है एंड इट विल स्टडी वीनस, कि वीनस पे कितनी ऐसी कंडीशंस है हमारे पास जिसकी मदद से हम वीनस को अंडरस्टैंड करें, ताकि हम ये समझे कि वीनस का जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, ये डेटा कलेक्ट करेगा और अर्थ के जो फ्यूचर मिशंस होंगे स्पेस से रिलेटेड, उनके बारे में हमको नॉलेज पहले से ही पता चल जाएगी और उनके बारे में हम पहले ही प्रोएक्टिवली जो है तैयार रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसी शुक्रयान मिशन के अंदर हमारे पास कुछ एडवांस पेलोड्स होंगे। ये पेलोड्स क्या काम करेंगे? सबसे पहले होगा हमारे पास एक रेजोल्यूशन रेडार, हाई रेजोल्यूशन रेडार। ये क्या काम करेगा? ये वीनस को मैप करेगा, वीनस की हर एक चीज को मैप करेगा। सब सरफेस स्ट्रक्चर्स, वीनस के अंदर वॉल्केनोज कितने हैं, वीनस के ऊपर माउंटेन्स कितने हैं, ड्राई आइस है या नहीं है, ठीक है, पानी का कोई वहां पे CO2 H2O, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स, एटमॉस्फेयर में क्या दिक्कतें हैं, सोलर रेडिएशन के साथ वीनस का क्या इंटरेक्शन है, इन सब चीजों को स्टडी किया जाएगा। किसके थ्रू? शुक्रयान 1 के थ्रू। शुक्रयान 1 का जो मेन साइंटिफिक गोल है कि इसको क्या काम करना है, इसको वीनस का जियोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडी करना है। जैसे हम अर्थ की जियोलॉजी को स्टडी करते हैं, अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करते हैं, वैसे ही हम वीनस को भी स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें हमें यह भी देखना है कि वीनस के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है। ठीक है, मिशन की जो मेन फाइंडिंग्स होगी वो हमारे प्लानिटरी इवोल्यूशन, लाइक अर्थ के इवोल्यूशन पे, बाकी सारे प्लैनेट्स के इवोल्यूशन में काम आ जाएगी, उसको समझने के काम आ जाएगी। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज को समझने के काम भी आ जाएगी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें। ठीक है, तो ये था शुक्रयान 1 मिशन। नेक्स्ट इज हमारा गगनयान मिशन, जो हमने इससे पहले लॉन्च किया। ठीक है, पहला वो 2013 में हमने लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज ये जो गगनयान मिशन है, दिस विल बी द क्रूड मिशन। ठीक है, नो, गगनयान मिशन विल बी द क्रूड मिशन, ये हमें लॉन्च करना है। मंगलयान मिशन हमने इससे पहले लॉन्च किया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन इससे पहले लॉन्च किया हुआ है। सॉरी, देयर इज अ करेक्शन, गगनयान मिशन जो है आगे आने वाला मिशन है। ये गगनयान मिशन क्या मिशन है? ये हमारे यहां से क्रू लेके जाएगा, कुछ एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठ के जाएंगे, और वो कहां जाएंगे? वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। स्पेस में जाने के बाद फिर वो वापस आएंगे एंड दिस विल डेमोन्स्ट्रेट इंडिया का एबिलिटी कि हम ह्यूमंस को स्पेस में कितना सपोर्ट कर सकते हैं, ह्यूमंस को स्पेस में कहां तक भेज सकते हैं। जो कि हमने अभी देखा दैट स्पेस एक्स का मिशन पोलैरिस डॉन, ये लेके गया एस्ट्रोनॉट्स को, वो भी नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया ये कहां तक? 1400 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड तक, और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट तक इनको लेके गया, और वहां पे अपने स्पेस सूट्स को भी ट्राई किया, और इन एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस वॉक भी किया। तो इसी रेस में इंडिया भी गगनयान मिशन लेके आ रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा लेके आ रहे हैं हम? ताकि हम स्पेस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, है ना। प्रोग्राम का लॉन्ग टर्म विजन ये है कि हम एक क्रूड ल्यूनर मिशन भेज सके 2040 में। ये मिशन क्या काम करेगा जो हम 2040 में भेजेंगे? वो मिशन गगनयान से जितने भी हमें इंसाइट्स मिलेंगे, उन इंसाइट्स को स्टडी करने के बाद हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे कहां पे? मून पे। और वो मून पे लैंड करने के बाद, मून पे थोड़ा बहुत साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद वहां से वापस आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है दैट नेक्स्ट इज हमारा स्पेस स्टेशन प्लान्स, क्योंकि इंडिया 2035 में यह प्लान कर रहा है कि हम एस्टैब्लिश कर पाए अपना स्पेस स्टेशन। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसे चाइना का स्पेस स्टेशन है, और चाइना भी बिल्ड कर रहा है अपना स्पेस स्टेशन, वैसे ही इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड करे। क्यों बिल्ड करना है? ताकि हम माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। इससे हमें नॉलेज मिलेगी, डीप साइंस की नॉलेज मिलेगी, और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की नॉलेज मिलेगी। ठीक है, एक और मिशन है दैट इज स्पार्डेक्स, दैट इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाएगा? जो मिशन यहां से स्पेस में जाएगा, वो स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में डॉक करेगा, वहां पे रुकेगा, वहां रुकने के बाद फिर वो वापस आएगा। दिस टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर व्हाट? फॉर आवर फ्यूचर स्पेस मिशंस। ठीक है, जब तक हमारे पास स्पेस स्टेशन नहीं होगा, स्पेस स्टेशन पे डॉक करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो हम स्पेस मिशंस को उतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ पार्ट्स है गगनयान मिशन के, ये कुछ कंपोनेंट्स है गगनयान मिशन के। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स हमें डेवलप करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स क्या करेंगे? जितने भी हमारे ये मिशंस है, हमारे पास अभी लॉन्च व्हीकल्स के नाम पे PSLV है और GSLV है। ठीक है, जो मेन हमारे लॉन्च व्हीकल्स है, बट हम डेवलप करना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स। ये लॉन्च व्हीकल्स की पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होगी, ये बहुत ही ज्यादा लोड उठा के जाएंगे। जैसे गगनयान मिशन में हमारे पास अभी तक 3600 किलोमीटर तक जाने की 3600 टन तक ले जाने की क्षमता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास इंक्रीज्ड पेलोड, मतलब यहां से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा
वेट के सैटेलाइट्स को स्पेस में लेके जाने के लिए, ऐसे स्पेस क्रू को लेके जाने के लिए, बिकॉज फ्यूल का जो वेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फ्यूल के वेट को कम करना और ज्यादा पावरफुल, ज्यादा हॉर्स पावर वाला हमारे पास लॉन्च व्हीकल हो, इनको डेवलप करेंगे। कैसे? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स के अंदर। प्लस इसके बाद हम रीयूजेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं, दैट इज RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। इसलिए डेवलप किए जा रहे हैं ताकि ये लॉन्च व्हीकल्स स्पेस में जाए, वहां पे सैटेलाइट छोड़े और वहां से वापस आके धरती पे लैंड करे, ताकि इन लॉन्च व्हीकल्स को बार बार यूज किया जाए, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है PSLV और GSLV के साथ। नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स जो है दे विल बी वर्सेटाइल, दे विल बी डिजाइंड इन अ वे दैट ये बहुत सारे मिशंस को टैकल कर पाए। ठीक है, these missions will be flexible and will allow ISRO to adapt to the evolving mission requirements. फर्दर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है इन मिशंस के अंदर। ठीक है, मेन फोकस इंडिजिनियस डेवलपमेंट पे है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डेवलप करनी है दैट इज क्रायोजेनिक इंजन्स। ठीक है, दैट इज क्रायोजेनिक इंजन्स, जहां पे सॉलिड स्टेट में हम फ्यूल को यूज कर पाए। फर्दर इंडिया के और गोल्स क्या है एंड देयर ग्लोबल इंपैक्ट क्या है इंडिया के स्पेस अचीवमेंट्स पे। इफ यू सी, इसरो अभी नासा के साथ, जक्सा के साथ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है बहुत सारे मिशंस पे। फॉर एग्जांपल नासा के साथ हम निसार जो सैटेलाइट्स है वो डेवलप कर रहे हैं मिलके। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमारे लिए जरूरी है, और जितना ज्यादा इंडिया स्पेस में एक्सेल करेगा उतना ही बेहतर हमारा ये कोऑपरेशन, और उतना ही ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। उससे क्या होगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ठीक है, टेक ट्रांसफर इजी हो जाएगा। टेक ट्रांसफर इजी होने से हमारे फ्यूचर मिशंस, इनके लिए हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ वी ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड करियर्स। और जितना हम स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे उतना ही हमारे लिए स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना इजी होगा। जितना हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स होगा उतना ही हम टेक्नोलॉजी में एक्सेल करेंगे, और हमारे स्पेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, वो अचीव करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इंडिया जो कि एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, इट नीड्स टू एक्सेल इन हाई टेक्नोलॉजी जॉब्स, जिसकी मदद से इनोवेशन एंड बाकी सारे इंडस्ट्रीज में जहां से स्पेस के मेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाए, उन इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है, यह आर्टिकल हमारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, आशा, PM आशा योजना से रिलेटेड है। यहां पे बात की जा रही है पहले दैट हमारे कैबिनेट ने PM आशा स्कीम को कंटिन्यू करार दिया कि अब यह आगे भी चलेगी। ठीक है, और इस स्कीम के अंदर होता क्या है? रेम्यूनरेशन मिलता है फार्मर्स को, जो वो प्रोड्यूस निकालते हैं उसका रेम्यूनरेशन मिलता है किनको? फार्मर्स को। नेक्स्ट, कैबिनेट हैज आल्सो फिक्स्ड द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर अपकमिंग रबी सीजन, और यहां पे जो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है दैट इज अराउंड 24,000 करोड़। नॉट इंपॉर्टेंट दिस नंबर, बट याद रखना है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रबी सीजन के लिए अलाउ कर दी गई है ऑन पोटाश एंड फॉस्फेटिक। ठीक है, फॉस्फेट, पोटाश के जो फर्टिलाइजर्स है उनके ऊपर भी सब्सिडी दी जा रही है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, और यूरिया पे तो थी ही पहले। ठीक है, अब हम समझते हैं इस PM आशा स्कीम को। यह PM आशा स्कीम किस लिए है? बिकॉज दिस हेल्प्स इन एंश्योरिंग फार्मर्स टू अचीव मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इवन इफ मार्केट में प्राइस कम भी हो जाता है तब भी MSP के अंदर फार्मर्स को फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल जाता है। किसका? उनके प्रोड्यूस का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिले, जितना उन्होंने प्रोड्यूस निकाला है, जितना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो एटलीस्ट फुलफिल हो जाए। इवन दो मार्केट में प्राइस कम भी हो जाए तब भी इनके लिए इजी हो जाए ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फुलफिल कर पाना, ताकि ये नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार हो जाए। पहली चीज। ठीक है, प्राइस वोलेटिलिटी को कम करेगा और इसकी वजह से इन्फ्लेशन टैकल होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट्स होर्डिंग, कि फार्मर्स या ब्रोकर्स या जितने भी मिडलमैन है वो होर्ड करके अपना सामान रख दे, ऐसा इससे भी बचा लेता है, ताकि मार्केट में स्कैरसिटी ना हो। ठीक है, इसलिए ये PM आशा योजना के 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहां पे हाईलाइट किए गए हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स इस PM आशा योजना के। सबसे पहला है फिजिकल प्रोक्योरमेंट, कि हम कहां से प्रोक्योर करेंगे और क्या क्या प्रोक्योर करेंगे। तो गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसमें हमारी सबसे टॉप पे आती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा,
इसको प्रोक्योर करती है फार्मर से एट एमएसपी। एमएसपी जितना डिक्लेयर होगा, कौन डिक्लेयर करेगा? CACP। ठीक है। नाउ इसमें जो मेन, एक तो हमारी FCI आती है, दूसरी आती है नाफेड, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। These two organizations will help in procurement and implement of this scheme at ground level। ठीक है। ये जो मेन कंपोनेंट है इसका, this comes under the price support scheme। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स है इस स्कीम के। वन इज प्राइस सपोर्ट स्कीम, नेक्स्ट इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। ठीक है, PDPS। एंड थर्ड इज पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है, ये तीन स्कीम्स है जो मेन कंपोनेंट्स है किसके? PM आशा योजना के। PM आशा योजना के अंदर जो मैंने आपको यहां पे बताया, दिस PDPS, this PDPS has mainly, this scheme is mainly based on two components। one is भावांतर भुगतान योजना, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की स्कीम थी, MP गवर्नमेंट की स्कीम थी। दूसरी है भावांतर भरपाई योजना, जो हरियाणा की स्कीम है। दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को फ्रेम कर रहा है बाय लर्निंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। समझना यह है कि यह स्कीम ऐसे बनाई गई कि आपने स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से सीख के सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऐसी स्कीम बनाई जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, और इन स्कीम्स के अंदर हो क्या रहा है, भवांतर भुगतान या भवांतर भरपाई योजना के अंदर क्या हो रहा है, और वही चीज दिस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम में भी हो रही है कि अगर एक फार्मर ये मार्केट चला गया और इसने मार्केट में प्राइवेट प्लेयर को अपना सामान बेच दिया। ठीक है, इसके पास गेहूं था, इसने ये प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया, मार्केट में प्राइस है 10 रुपए पर केजी, और वीट का जो MSP है आप मान लो वो 15 रुपए पर केजी था। ठीक है, अगर ये FCI में दे देता ये सामान तो इसको 15 केजी के हिसाब से, 15 रुपए पर केजी के हिसाब से पैसा मिल जाता, बट इसने 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया। ये जो 5 रुपए का अमाउंट है, दिस विल बी ट्रांसफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दिस किसान थ्रू DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू इसको बैंक अकाउंट में आ जाएगा ये पैसा। दिस इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। ठीक है, समझ में आई बात? डन। चलो, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं कर रही है क्या, वीट को या किसी भी कमोडिटी को डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं कर रही है गवर्नमेंट, बट क्या कर रही है, वो प्राइवेट प्लेयर के थ्रू प्रोक्योर कर रही है, और प्राइवेट प्लेयर उसको खुद ही मार्केट में रेगुलेट कर रहा है। बस गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट का काम यह है कि वो जितना भी डेफिशिएंट प्राइस था वो फार्मर को पे कर रही है। डन। चलो, नेक्स्ट इज हमारा प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ये जो स्कीम है ये पायलट बेसिस पे इंप्लीमेंट की गई थी पहले। ठीक है, और इस स्कीम के अंदर होगा क्या, दिस इन्वॉल्व्स क्रॉप प्रोक्योरमेंट बाय क्रिएटिंग अ डाइवर्स एंड एफिशिएंट मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कैसे करेगी, यहां पे MSP की गारंटी दी जा रही है। ठीक है, और प्राइवेट एजेंसीज दे विल प्रोक्योर क्रॉप्स एट MSP बेसिस व्हेन द मार्केट प्राइसेस फॉल बिलो द MSP। ठीक है, वो प्रोक्योर कर लेंगी क्रॉप्स एट MSP रेट्स इवन दो द फार्मर और इवन दो द मार्केट प्राइसेस गो बिलो द MSP। अब यहां पे जो मेन प्रॉब्लम है इंसेंटिवाइजेशन का, तो प्राइवेट एजेंसीज उनको 15% सर्विस चार्ज दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जितना भी उन्होंने सामान खरीदा, जितना भी उन्होंने माल खरीदा, वीट खरीदा, उतना उस खरीद का जितना भी उनका परचेज बना होगा, उस परचेज का 15% उनको सर्विस चार्ज दिया जाएगा। ठीक है, दिस स्कीम इज वेरी मच अट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। तो तीन स्कीम्स हमने समझ ली यहां पे। कौन कौन सी स्कीम, वन इज दिस प्राइस सपोर्ट सिस्टम, another is price deficiency payment scheme, and third one is private procurement and stockist scheme। ठीक है, स्टॉकिस्ट जो प्राइवेट एजेंसी होगी, इसको डिक्लेयर करने वाला कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि कौन ये सामान खरीद सकता है। डन। नेक्स्ट इज PM आशा का अभी 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर ये इसका टाइमलाइन बढ़ा दिया गया है, और उसके बाद कैबिनेट ने भी इसका टाइमलाइन बढ़ा दिया अभी, और PM आशा स्कीम के अंदर बजट में भी 35,000 करोड़ का ये जो है प्रावधान रखा गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी बढ़ाया गया है ना, और गवर्नमेंट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को भी बढ़ा दिया है फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर फॉर द अपकमिंग रबी सीजन। तो ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि किस किस क्रॉप, किस किस फर्टिलाइजर के ऊपर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है। आई गेस ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एक टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, या UPSC ने ही पूछा था, आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैव सीन अ सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस। ठीक है,
आई गेस मैंने ही वो टेस्ट बनाया था या वो किसी यूपीएससी में ही आया था क्वेश्चन कि किस किस फर्टिलाइजर के ऊपर न्यूट्रिएंट सब्सिडी दी जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज अबाउट अडानीज प्रपोजल टू लीज केन्याज नायरोबी एयरपोर्ट। तो नायरोबी केन्या में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट 30 साल की लीज पे मिलने वाला था अडानी ग्रुप को, बट वहां पे चल रहा है प्रोटेस्ट और वो लोग बोल रहे हैं अडानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट मत दो। मेन रीजन क्या है प्रोजेक्ट का, और ये 30 साल की लीज जो यहाँ पे मिलने वाली थी इस ग्रुप को, इस लीज का अब क्या होने वाला है और ये लीज कहां से बनी, कैसे बनी, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। अगर आप देखो तो सबसे पहले ये 2013 से लेकर 16 तक ये सारी चीजें इसी एडिटोरियल में डिस्कस की गई है। ठीक है, इनिशियल प्लान वाज एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन, बट वो बाद में कम कर दिया गया और केन्या की गवर्नमेंट ने जून 2023 में बोला कि हम पब्लिक बिड्स इनवाइट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के रिवाइवल के लिए। अब यहाँ पे बिड प्लेस किया किसने, अडानी ग्रुप ने। ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि एक कंट्रोवर्सी छिड़ी रिसेंटली जिसमें एक विसल ब्लोवर ने बोला दैट देयर इज अ सीक्रेट डील बिटवीन अडानी ग्रुप एंड द गवर्नमेंट ऑफ केन्या। ठीक है, और मार्च 2024 में अडानी ग्रुप ने एक प्राइवेट इनिशिएटेड प्रपोजल दिया $1.85 बिलियन का और बोला इतना इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं 30 साल के अंदर अंदर केन्या के इस एयरपोर्ट। ठीक है, और ये डील देने वाले थे किसको, अडानी ग्रुप को। बट वहां पे कंसर्न्स क्या है, सबसे पहला कंसर्न है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि वहां के लोग बोल रहे हैं कि आपने हमें बताया ही नहीं कि अगर ये पब्लिक बिड थी तो ये प्राइवेटली स्पॉन्सर कैसे हो गई, प्राइवेटली इनिशिएट कैसे हो गई। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। इन लोगों को लग रहा है कि अगर बाहर से कोई कंपनी आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो यहाँ के लोगों को निकाल देगी और उसके बाद रिहायर करना स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ सकता है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट दे थिंक इज दैट जितना भी टैक्स ब्रेक्स वहां एयरपोर्ट फीस के ऊपर मिल रहा है ड्यू टू केन्या की गवर्नमेंट, वो खत्म हो जाएगा और प्राइसेस एयरपोर्ट में ऊपर चले जाएंगे। जैसे इंडिया में भी चार्जेस एयरपोर्ट पे ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस चीज को एग्जामाइन कर रही है कि हमारे एयरपोर्ट्स पे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे चार्जेस, पार्किंग फीस वगैरह वगैरह जितने भी चार्जेस है वो इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। उसी चीज का कंसर्न केन्या के लोगों को का भी है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक एसेट कंट्रोल, कि ये एयरपोर्ट वहां के नेशन का एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, आप इसको उठा के किसी फॉरेन कंपनी को दे रहे हो तो इसके लिए भी वहां रिजेंटमेंट पैदा हो रहा है। वन थिंग। सेकंड थिंग हमने देखी ये वहां के कंसर्न्स क्या है और ऑब्जेक्शंस क्या है। नेक्स्ट इज लीगल चैलेंजेस एंड फ्यूचर आउटलुक्स ऑफ दिस डील। फर्स्ट इज दी लॉ सोसाइटी इन केन्या, उन्होंने ह्यूमन राइट्स और वहां के केन्या के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है अगेंस्ट दिस डील। वहां के कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसके अंदर दिस डील इज नाउ सस्पेंडेड। ठीक है, एंड उन्होंने बोला वहां पे जुडिशियल रिव्यू होगा इस डील का, उसके बाद ही ये डील आगे बढ़ेगी। अडानी ग्रुप का यहाँ पे बोलना है कि ये केन्या के बेस्ट इंटरेस्ट में है। ठीक है, कि अगर हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अनसर्टन फ्यूचर, व्हाई, बिकॉज वी डू नॉट नो दैट हाउ लीगल प्रोसीडिंग्स ओवर देयर इन केन्या विल हैपन, और वहां का जो पब्लिक डिबेट है वो कब तक चलेगा और ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया का केन्या में था वो कितना आगे बढ़ेगा। अब इस चीज की वजह से इंडिया और केन्या के रिलेशंस थोड़े बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं बट नॉट दैट मच। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एफडीआई फ्रॉम इंडिया इन अदर कंट्रीज इज वर्किंग। अब इंडिया से बाहर एफडीआई जा रहा है तो वो कैसे काम करेगा और उसको वहां पे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बाहर के मुल्कों। ठीक है, ताकि हम ये जान सके कि इंडिया का जो मेन एम्बिशन है दैट इज अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025 एंड अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030, क्या ये प्रोस्पेक्ट फुलफिल होगा या नहीं होगा। बिकॉज इंडिया का एफडीआई जितना बाहर जाएगा वो भी हमारे लिए ही गेन है। ठीक है, हमारे ही जीडीपी में और हमारी ही कंपनीज इंप्रूव कर रही है, हमारी ही कंपनीज ग्रो कर रही है। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है दैट इज अबाउट विल्मिंगटन में जो समिट होने वाली है क्वाड लीडर्स की। ठीक है, इस समिट को होस्ट करने वाले हैं जो बाइडन। ये जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट जो कि अब इलेक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, और क्वाड की जो ये समिट है इसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, यूएसए से बाइडन एंड जापान से फूमियो किशिडा दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दोनों का लास्ट टर्म है अपने अपने देश में। अब समझना यह है कि बाइडन के जाते जाते और फूमियो किशिडा के जाते जाते क्वाड कहां तक आगे बढ़ सकता है और क्वाड इस विल्मिंगटन समिट में कितना फ्यूचर पर्सपेक्टिव लेके चल सकता है, ताकि आगे आने वाली जो नई दो गवर्नमेंट्स है यूएसए और जापान में वो इसके साथ अलाइन कर पाए। यह आर्टिकल लिखा है हर्ष वी पंत सर ने, जो कि बहुत ही जाने माने वेल रेड ऑथर है ना, और इंटरनेशनल रिलेशंस में इनको कोट करना इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। अगर आपने इस एडिटोरियल को अच्छे से समझा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा आईआर के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, मैं इस आर्टिकल में क्वाड का बेसिक्स उतना डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि क्वाड का बेसिक्स ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स में, कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया है। आज हम बस इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे।
ठीक है। जो ये क्वाड समिट होने वाली है सितंबर 21 में, अभी 21 सितंबर मतलब 2 दिन के बाद ये होने वाली है समिट, विल्मिंगटन डेलावेयर में। इस समिट में क्या क्या होने वाला है आगे, क्योंकि इस समिट के बाद आगे आने वाली है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली और यूएन समिट फॉर फ्यूचर। ठीक है। सबसे पहली चीज, लीडरशिप का ट्रांजिशन, जो मैंने बोला पहले ही, बाइडेन एंड फ्यूमियो किशिडा जाने वाले हैं अपने टर्म से, और वहां पे री इलेक्शन होने वाले हैं, और उसके बाद पता नहीं किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी या किसी और की गवर्नमेंट आएगी। ठीक है। ये समिट अर्जेंट भी है इस नेचर में, क्योंकि क्वाड का जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है और कमिटमेंट्स है वो हमें इसी समिट में डिसाइड करने होंगे, और अगर हमने वो इस समिट में डिसाइड नहीं किए तो आगे हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आगे लीडरशिप चेंज हो जाएगी। आज की लीडरशिप के साथ हमारे पास बेसिकली, अगर आप देखो, आज की लीडरशिप का आपस में एक अच्छा टाइप बन चुका है पिछले 5 साल में, है ना। तो अब जो लीडरशिप चेंज होगी तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म पहले ही सेट करके रखना पड़ेगा। दैट इज वाई दिस समिट इज अर्जेंट। और अर्जेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे आने वाली है यूएनजीए और यूएन समिट ऑफ फ्यूचर। देयरफॉर यहाँ पे जो समिट को होस्ट करने का डिसीजन था वो ट्रांसफर कर दिया गया। ये इंडिया में समिट होने वाली थी, ये अब होगी कहां पे, यूएसए में। ठीक है। और इंडिया में जो समिट होगी वो 2025 में होगी। 2025 की जो समिट है वो इंडिया में होने वाली है। नेक्स्ट जो हमें इसमें समझना है, दैट इज सम की स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स जो इस एडिटोरियल में भी डिस्कस किए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्वाड मैरीटाइम लीगल डायलॉग, क्वाड मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप, है ना, एंड इंडो पैसिफिक द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन विच इज बेस्ड इन इंडिया। तो ऑपरेशनलाइज करना है इस सेंटर को। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिनको हमें समझना है। फर्स्ट इज द IMPDA, दैट इज इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस टू इंडियन ओशन रीजन। क्योंकि इंडिया और इंडियन ओशन का रीजन जो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है, इस रीजन को कंटिन्यूअसली न्यूज में रहा है। ये रीजन अगर आप देखो तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बिकॉज ऑफ पायरेट्स, दिस मलाका डायलेमा बिकॉज ऑफ चाइना, दिस एंटायर रीजन बिकॉज ऑफ द 9 क्लेम्स ऑफ चाइना। ठीक है, एंड चाइनाज एक्सटर्नल एग्रेशन एंड मैरीटाइम एग्रेशन। ठीक है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे रोल जो बढ़ता चला जा रहा है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे 5 आइज अलायंस, जैसे ऑकस। अब ये सब चीजें मिलके इंडियन ओशियन रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रही है, और यहीं पे हमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमें ये पता चले कि हमारे सीज में, इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, और रूल बेस्ड ऑर्डर पर्टिकुलरली कहां पे होना चाहिए, इंडियन ओशन में, बिकॉज चाइना इज द वन विच इज वायलेटिंग ऑल द रूल्स थ्रू इट्स चेकबुक डिप्लोमेसी इन श्रीलंका, नाउ इन्वेस्टिंग इन बांग्लादेश ऑल्सो, फर्दर इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका ऑल्सो, है ना। लीगल डायलॉग होना चाहिए विच इज द क्वाड मैरीटाइम लीगल डायलॉग। ये डायलॉग कंसोलिडेट करेगा एक्सपर्टीज के व्यूज को इन इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, ताकि आप अनक्लॉज को अगर रिफॉर्म की जरूरत है तो उसको रिफॉर्म करो। फर्दर हमें एक सेंटर ऑपरेशनलाइज करना है फॉर साउथ एशिया प्रोग्राम। ये साउथ एशिया प्रोग्राम किस सेंटर के थ्रू होगा, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। ये फ्यूजन सेंटर इंडिया में एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। नेक्स्ट इज इंडियाज दिस क्वाड्स एक्सपेंसिव एजेंडा, कि क्वाड और कहां कहां पे एक्सपैंड हो सकता है, क्वाड अपने ऑब्जेक्टिव्स को कहां कहां पे फुलफिल कर सकता है। जैसे एक डोमेन है हमारे पास क्लाइमेट चेंज का, कि क्वाड जो है अभी तक हमने देखा दैट सिक्योरिटी डायलॉग है, मैरीटाइम पे काम कर रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम कर रहा है। इसके साथ साथ क्वाड जो है क्लाइमेट चेंज की लीडरशिप को भी लेके चल सकता है। ठीक है, जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्योंकि इस रीजन में स्मॉल आइलैंड कंट्रीज बहुत सारी है, इन स्मॉल आइलैंड कंट्रीज के इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए क्वाड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना। इसके साथ साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सकती है फॉर रीजनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी डेवलप की जा सकती है, एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं अंडर क्वाड डोमेन। हेल्थ एंड डिजास्टर रिलीफ, क्योंकि अगर आपको पता हो तो अभी टाइफून यागी आया हुआ है। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को सबसे ज्यादा जरूरत है किसकी, ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रेजिलियंस की, और वो चीज कौन प्रोवाइड कर सकता है, क्वाड, आराम से। देयरफॉर जो क्वाड कुछ नए डेवलपमेंट्स ले रहा है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये डेवलपमेंट्स आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। पहला है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये क्वाड पलाऊ में इंप्लीमेंट कर रहा है। क्लाइमेट वार्निंग सिस्टम, ये स्पेस बेस्ड क्लाइमेट वार्निंग सिस्टम होगा, ये मॉरिशस में डेवलप कर रहा है क्वाड। ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स इंडो पैसिफिक आइलैंड्स में डेवलप कर रहा है। स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के कोहोर्ट्स को इंप्लीमेंट करा रहा है, और कंट्रीज के करिकुलम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ताकि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए,
ताकि जो हमने अभी इंडिया के स्पेस सेक्टर में भी देखा कि ये चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर रहा है कौन? क्वाड। तो ये कुछ नए डेवलपमेंट्स है और नए इनिशिएटिव्स है क्वाड के अंदर, जो इस एडिटोरियल में डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट इज द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप एंड रीजनल सिक्योरिटी। अगर आप देखो तो क्वाड जो कि एक इंडो पैसिफिक रीजन में रह रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां का मेन फोकस ही इंडो पैसिफिक है। ठीक है, ये अपना डायमेंशन और अपना जो मेन फोकस है इंडो पैसिफिक का और वहां का चैलेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि चाइना की वजह से और रशिया की वजह से इंडो पैसिफिक का जो एंटायर जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। सिक्योरिटी चैलेंजेस यहां पे मेन रीजन चाइना, ठीक है, और चाइना के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। इसकी मदद से जो क्वाड है इसका रेस्पॉन्स और ज्यादा यूनिफाई हो सकता है। इकोनॉमिक रेजिलियंस हमें डेवलप करनी पड़ेगी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से ही लार्ज स्केल जो है ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया था। और इसके साथ साथ हमने अभी ये भी देखा दैट रशिया और यूक्रेन के वजह से, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन रेजिलियंस में भी दिक्कत आई। और वहीं पे अगर आपको याद हो तो ग्रेन डील, ठीक है, ग्लोबल ग्रेन डील, इस पे भी इंपैक्ट आया और यूक्रेन से जो वीट के एक्सपोर्ट्स निकल रहे थे जो बाकी सारे नेशंस में यूरोप में जा रहे थे, उन पे इंपैक्ट आया और वहां से निकलना बंद हो गया। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक रेजिलियंस और सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू क्वाड। समिट ऑफ द फ्यूचर एंड गवर्नेंस जो अभी आने वाली है, तो वहां पे भी जो क्वाड के मेंबर्स हैं वो पहले ही ये एजेंडा सेट कर सकते हैं। और अभी इस समिट में ये डिस्कस किया जा रहा है कि हम आगे आने वाली जो समिट है दैट इज फ्यूचर समिट अंडर यूनाइटेड नेशंस एंड यूएनजीए, उसके अंदर हमें क्या क्या मेन इनिशिएटिव्स उठाने और क्या क्या मेन हमारे पॉइंट्स ऑफ डिबेट होंगे उनको सेट किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज इट विल एड्रेस द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फर्दर देयर विल बी रीजनल माइक्रोकॉस्म, दैट इज कि वी नीड टू ब्रॉडन दी क्वाड के जो रीजनल एस्पायरेशंस है, क्वाड जो मेनली फोकस है इंडो पैसिफिक में, इसको और ज्यादा ब्रॉडन करके हमें ग्लोबल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए कहां पे? इंडो पैसिफिक रीजन में। और ये ग्लोबल एस्पायरेशंस हमारी कहां फुलफिल होंगी? इस फ्यूचर समिट में फुलफिल हो सकती है ये। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस डिस्कशन एंड जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है क्वाड के, फर्स्ट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके वी नीड टू एक्सपैंड द अवेयरनेस एंड हमें यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव रीजनल फ्रेमवर्क साइन कर सकते हैं हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ। फर्दर इकोनॉमिक एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अंडर स्टेम इनिशिएटिव्स, क्लाइमेट एक्शन अंडर पायलट प्रोजेक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए, जैसे पलाऊ में, मॉरिशस में, ये सारे इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं। ये सारे इनिशिएटिव्स आगे भी लिए जा सकते हैं अंडर क्वाड। ये सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है क्वाड के। डन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। ये टॉपिक डिस्कस कर रहा है कि जितने भी हमारे पास हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स है, उन हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स को हम टैक्स पूल में, जो डिविजिबल टैक्स पूल है, अब ये हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स किस बारे में बात कर रहे हैं? बेसिकली वो स्टेट्स जिन्होंने अपने डेवलपमेंटल गोल्स को पहले अचीव कर लिया, जैसे उन स्टेट्स ने डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम कर लिया, डिजास्टर रेजिलियंस डेवलप कर लिया, उन्होंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में अच्छा अचीवमेंट कर लिया, जैसे केरला। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर अगर आप केरला को देख लो तो वायनाड एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी रही है। पॉपुलेशन को लेके देखो तो साउथ इंडियन स्टेट्स काफी अच्छा कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट से। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि फाइनेंस कमीशन को चाहिए कि ये एड्रेस करे इन हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स के कंसर्न्स को। ठीक है, कैसे एड्रेस करेगा? क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है यहां से 41%, देखो सबसे पहले समझना यह है कि जितना भी टैक्स रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वो टैक्स रेवेन्यू डिवाइड होता है किसके बीच में? उस टैक्स रेवेन्यू का 41% डायरेक्टली जाता है किनके पास? स्टेट्स के पास। ये 41% किसने हमें डिक्लेयर करके दिया था? ये 41% 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला था। ठीक है, एंड 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन वाज कि आप इस 41% को लेके जाओ अब 50% पे। ठीक है, जो यहां पे बात की जा रही है वो ये है कि इंडिया का फिस्कल फेडरलिज्म कैसे हम ठीक कर सकते हैं। बिकॉज फिस्कल फेडरलिज्म इज एन एक्ट कि जहां पे आप पैसा, फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और अगर आपने सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली उन सारे स्टेट्स को पैसा नहीं दिया, उन सारे स्टेट्स की हेल्प नहीं की, ठीक है, फाइनेंसेस की मदद से उनको टैक्स का रेवेन्यू नहीं दिया, तो जो स्टेट्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करना छोड़ देंगे, है ना। वो भी ये बोलेंगे कि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे ही पैसा मिल रहा है तो हम भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे, वो भी ऐसे मेजर्स नहीं लेंगे। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और इक्विटी के लिए जरूरी है कि हम
फिस्कल फेडरलिज्म में आने वाले चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए। सबसे पहली चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है दैट सेंटर का जुरिसडिक्शन है ओवर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, और अगर आप यहां पे देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन लिस्ट में और शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और यहीं पे ये भी लिखा गया है दैट देयर आर सम मेजर सब्जेक्ट्स व्हिच आर गिवन टू यूनियन, सम सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस एंड एग्रीकल्चर आर गिवन टू स्टेट लिस्ट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में आपके पास इफ यू सी द सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, फॉरेस्ट्री, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में है। प्रॉब्लम ये है कि रेवेन्यू कहां से आ रहा है, स्टेट्स और सेंटर का। अगर आप सेंटर का रेवेन्यू देखो तो सेंटर सबसे पहले इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, कस्टम ड्यूटीज कलेक्ट करती है और सेंटर एक्साइज टैक्स कलेक्ट करती है। सेंट्रल एक्साइज टैक्स विच इज आउटसाइड जीएसटी, ठीक है, जीएसटी के अलावा। वहीं पे अगर आप स्टेट की बात करो तो एक्साइज ऑन लिकर, स्टेट इज ऑल्सो कलेक्टिंग प्रॉपर्टी टैक्स, लिकर, प्रॉपर्टी स्टैंप्स एंड एग्रीकल्चरल इनकम। बट यहां पे मेन एस्पेक्ट जो आता है यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, दैट इज जीएसटी के बाद, क्योंकि जीएसटी के बाद हमने इनडायरेक्ट टैक्स को अलाइन करना चाहा और हमने सोचा कि हम जो ये कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा है कि बार बार जितनी लेयर्स आ रही है उतना ज्यादा टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, उसको खत्म करके एक सेंट्रल लेवल पे वन स्टेट एंड वन वन नेशन एंड वन रेवेन्यू सिस्टम लेके आए। और वो हमने लेके आए कहां पे, जीएसटी के अंदर। अब जीएसटी में हो क्या रहा है, जीएसटी में मेन गवर्निंग बॉडी इज जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जो हमारा फिस्कल फेडरलिज्म डिसाइड कर रही है। ठीक है, कि किस स्टेट को कितना शेयर मिलेगा, कौन सा स्टेट कितना कलेक्शन करेगा जीएसटी का, और मेन जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के डिसीजंस है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए जा रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे सारे सीएम्स इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, बट स्टिल इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स की उतनी ज्यादा नहीं चलती है। ठीक है, हमने रेवेन्यू भी देखा और हमने जीएसटी काउंसिल भी डिस्कस किया। प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंसेस को कलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है हमारे पास फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है हमें यूनियन टैक्सेस और स्टेट को, आप जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है और जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल और सेंट्रल डिविजिबल पूल, इसमें से यूनियन के पास कितना जाएगा, स्टेट्स के पास कितना जाएगा, और फाइनेंस कमीशन ये भी बोलता है कि ग्रांट इन एड आप स्टेट्स को कितना दोगे, किस स्टेट को कितना ग्रांट इन एड मिलेगा। इसके बाद ग्रांट्स जो सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं, दैट आर दोस लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट्स एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, वो अलग कहानी है। तो ये पैसा यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है किसको, यूनियन टू स्टेट्स। पहली चीज हमने समझ ली। दूसरा, सेंटर का यहाँ पे रोल क्या है। सेंटर का यहाँ पे रोल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को लोन्स देती है और सेंट्रल स्टेट्स को ग्रांट्स देती है फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। जो मैंने बोला ग्रांट्स दिए जाते हैं। अब लोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है जब तक स्टेट गवर्नमेंट के पास एक लोन पेंडिंग है और वो अभी तक फुलफिल नहीं किया है, वो लोन अभी तक पे आउट नहीं किया है, तब तक स्टेट गवर्नमेंट दूसरा लोन जनरेट नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन फ्रॉम सेंटर। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने भी पूछा था। ठीक है, अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि फाइनेंसेस को जैसे यूनियन लिस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मिले हैं एंड ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मिले हैं, वैसे ही फाइनेंस के मैटर्स में भी सेंटर का रोल ज्यादा है बजाय इसके कि स्टेट का रोल। एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस, जो ये डिविजिबल पूल है जहां पे रेवेन्यू कलेक्ट होके आ रहा है, उस पूल में सेस एंड सरचार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है स्टेट्स के साथ अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेस एंड सरचार्ज के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट जो है अपना मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है और इस रेवेन्यू का शेयर स्टेट्स के पास नहीं जा रहा है। अब ये सारे इश्यूज मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमारे पास बहुत कम फाइनेंसेस आ रहे हैं, किसके थ्रू, सेंटर के थ्रू। प्लस रीसेंट मोस्ट कंट्रोवर्सी जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के बाद वाज जीएसटी कॉम्पनसेशन, कि सेंटर ने ये बोला था कि जो जो स्टेट जीएसटी को इंप्लीमेंट करेगा उनका जितना भी रेवेन्यू लॉस होगा वो लॉस हम उनको फुलफिल करके देंगे, वो लॉस हम उनको पे करेंगे, क्योंकि वो जीएसटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उस इंप्लीमेंटेशन की वजह से उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उनके पास कम रेवेन्यू आ रहा है टैक्सेस के थ्रू, वो रेवेन्यू जितना उनका लॉस हुआ वो हम उनको पे करेंगे। और ये जीएसटी कॉम्पनसेशन ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कम दिया स्टेट्स को। अब इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स आ गए अबाउट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, और यहीं पे अगर आप देखो तो फिस्कल फेडरलिज्म की सेंट्रलाइजेशन भी हो रही है। जैसे अगर आप देखो 2023 और 2024 में जो एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू दिया गया स्टेट्स को, दैट वाज अराउंड 30%, जबकि फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन वाज अराउंड 41%। बिकॉज
पैसा दिया जाना और रिकमेंडेशन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। सेकंड इज व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ दिस रिडक्शन, पैसा कम क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज देखो, फाइनेंस कमीशन ने बोला 41% दे दो और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 41% दे दिया, बट वो 41% एक्चुअल अगर आप देखो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का, जितना टोटल टैक्स रेवेन्यू था उसका 30% ही था, क्योंकि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बेसिकली कम हो रहा है, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस कम हो रहा है। व्हाई इट इज डिक्रीजिंग? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेस एंड सरचार्ज which contributes to the reduction of this amount, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ग्रांट एंड एड एंड डायरेक्ट ट्रांसफर की बात करो तो ये भी कम हो रहा है। 15-16 में जो ग्रांट एंड एड मिल रहा था दैट वाज अराउंड 1.95 लाख करोड़, जबकि 2023 और 2024 में 1.65 लाख करोड़ ही मिला है किसको? स्टेट्स को। सेंटर इज आल्सो ट्रांसफरिंग सम फंड्स थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 90% इन दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड 60-40 का रेशियो होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, ठीक है। ये अलाउ करती है स्टेट्स को और यहां से भी फंडिंग जाती है स्टेट्स के पास। अब यहां तक हमें समझ में आ गया कि फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर स्टेट्स और सेंटर के बीच में पैसा कैसे डिवाइड होता है। बट व्हाट आर द एक्चुअल चैलेंजेस इन दिस थिंग? सो द फर्स्ट चैलेंज इज वर्टिकल इंबैलेंस। वर्टिकल इंबैलेंस क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज मिसमैच बिटवीन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटीज ऑफ द स्टेट एंड देयर एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और वो कितना खर्चा कर रहे हैं, कौन? स्टेट्स। इसके बीच में डिफरेंसेस है, उनका खर्चा ज्यादा है बजाय इसके कि वो कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, जिसकी वजह से वर्टिकल इंबैलेंस हो रहा है बहुत सारे स्टेट्स में। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस, दैट इज देयर आर वेरिंग फिस्कल कैपेसिटीज अमंग डिफरेंट स्टेट्स। कोई स्टेट जैसे महाराष्ट्र, यहां हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आपके पास बहुत सारे हैं और यहां आपका मेन फाइनेंस कैपिटल लोकेटेड है, दैट इज मुंबई। यहां फाइनेंस का जो कैपेसिटी है महाराष्ट्र स्टेट का वो बहुत ज्यादा है, एंड दिस इज द ओनली स्टेट विच हैज बिकम अ $5 बिलियन स्टेट, जिसका जीडीपी $5 बिलियन का हो गया है, नॉट ट्रिलियन, बिलियन डॉलर्स। अब वहीं पे अगर आप बिहार देखो तो इट्स स्टिल ऑन $2 ट्रिलियन और आई गेस लेस देन दैट, $2 बिलियन, आई गेस लेस देन दैट, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस भी है और वर्टिकल इंबैलेंस भी है। जीएसटी इश्यूज यहां पे आ रहे हैं क्योंकि देयर आर चैलेंजेस विद कंप्लायंस एंड रेवेन्यू शेयरिंग इन टर्म्स ऑफ जीएसटी। टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस अभी भी है, फिस्कल ऑटोनॉमी स्टेट्स को नहीं मिल रही है और सेंट्रल का ओवरसाइट बहुत ज्यादा है ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, क्योंकि बेसिकली फिस्कल पॉलिसी सेंटर से होके आती है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और मेजर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। इट मींस दोनों जो है सेंटर से ही डिक्लेयर होके आ रही है, सेंटर का वहां पे भी ज्यादा रोल है और इन सब चीजों की वजह से सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिफ्ट है ऑन फाइनेंशियल टर्म्स बढ़ता चला जा रहा है। द करंट डिबेट इज अबाउट, अभी ऑपोजिशन बोल रही है कि आप इस डिविजिबल पूल के जो टैक्सेस है उसका शेयर 41% से बढ़ा के 50% कर दो, क्योंकि वैसे भी हमारे पास कम पैसा आ रहा है और अब आप अगर 50% कर दो तो शायद हमारी भरपाई हो जाए। सेस एंड सरचार्ज के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट को लिमिट्स लगाने चाहिए और यूनियन गवर्नमेंट अगर यहाँ पे लिमिट्स लगा रही है देन ओनली वी कैन एंश्योर कि स्टेट्स के पास अच्छा खासा अमाउंट चला जाए। देयर शुड बी टेलर्ड अप्रोच, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अपने सजेशंस में लिख सकते हैं, दैट हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स जो है उनका फंडिंग और जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स है उनका फंडिंग, उस पर टेलर्ड अप्रोच होना चाहिए कि किस सेक्टर में आप पैसा दे रहे हो, क्यों पैसा दे रहे हो, क्या आप पॉवर्टी रिडक्शन के लिए पैसा दे रहे हो, क्या आप पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पैसा दे रहे हो, आप डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहे हो, आप ग्रोथ के लिए पैसा दे रहे हो। तो टेलर्ड अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लिए आपको अलग अप्रोच लेना पड़ेगा और महाराष्ट्र के लिए आपको अलग अप्रोच लेना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्यूचर डायरेक्शंस जो ली जा सकती है दैट इज, सबसे पहले 2025 में हमारी 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आने वाली है ऑन टैक्स डेवोल्यूशन, वो देखा जा सकता है और स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जा सकती है, स्पेशली वो स्टेट्स जो हाईली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, जीडीपी में और टैक्स रेवेन्यू में। We can balance out this statement and this discussion on fiscal federalism by saying that इंडिया का सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, इंडिया का फिस्कल फेडरलिज्म कॉम्प्लेक्स है। वी नीड रिफॉर्म्स इन टैक्स डेवोल्यूशन एंड वी नीड अ कोऑपरेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जिसमें देयर शुड बी ट्रू कोऑपरेटिव गवर्नेंस व्हिच इज की टू इंडियाज फिस्कल फ्यूचर। ये लास्ट में हमारा कंक्लूजन हो सकता है, ये 3 पॉइंट्स। इसके साथ साथ हमने बाकी सारे इश्यूज, चैलेंजेस एंड मेन मुद्दा जो फिस्कल डिवोल्यूशन का है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब we will discuss, इसके साथ आई गेस we are concluding this discussion today, और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का पीवाईक्यू। ये जो क्वेश्चन आया था ये 2024 के पेपर में आया था। क्वेश्चन देखो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया था यूपीएससी ने, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना आगे बढ़ रही है
क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी 2023 में जितने पूछे उनका नंबर 2024 में इंक्रीज हुआ, जितने 2024 में पूछे उतना उनका नंबर 2025 में इंक्रीज होने वाला है। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं इनको ध्यान से देखो। कल भी मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था वो, ठीक है, और वो एक्चुअल में रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आगे 2025 में और ज्यादा नंबर में आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? रीजन, माउंटेन रेंज एंड टाइप ऑफ माउंटेन। सेंट्रल एशिया में वॉस्गिस है या नहीं है, ये फोल्ड माउंटेन है या नहीं है। यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये एपेलेकियन माउंटेन्स है, एंडीज है, फोल्ड माउंटेन्स कौन से है कौन से नहीं है, ब्लॉक माउंटेन्स कौन से है कौन से नहीं है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। और ये फोल्ड माउंटेन्स अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए भी आपको खुद से ही मेहनत करनी थी। देयर इज नो अदर अप्रोच। और ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपको किसी भी रेडीमेड बुक से नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं और मैपिंग के अंदर हम ये माउंटेन रेंजेस और इनकी कंट्रीज पढ़ते हैं, ठीक है। ये यूजुअली जो हम आइसोलेटेड अप्रोच लेके चलते हैं ना अपनी स्टडी को लेके, बुक्स अलग पढ़ ली, नोट्स अलग पढ़ लिए, एटलस अलग पढ़ लिया, वो नहीं करना है। वो एसएससी सीजीएल वाला अप्रोच है, वो यूपीएससी में नहीं चलेगा। यूपीएससी में कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच लेके चलना पड़ता है, हर एक चीज को कोरिलेट करना पड़ता है, जिसका प्राइम एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फर्स्ट इज अप रैप्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, पर्टिकुलरली दीज ब्लॉक माउंटेन्स, ये आपको ब्लैक फॉरेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। ये जो माउंटेन्स होते हैं इसमें हॉर्स्ट एंड ग्रेबन आपको देखने को मिलेगा। दैट इज, ये ब्लॉक माउंटेन होगा, इसका स्पायर नहीं बना होगा, ये ब्लॉक माउंटेन ऐसा होगा रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, फ्लैट टॉप होगा इसका। एंड ये माउंटेन ऐसा आपको दिखेगा कि एक रीजन इसका ऊपर है, दूसरा नीचे है, तीसरा ऊपर है और चौथा नीचे है। इसीलिए इसको ब्लॉक या फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। फोल्डेड माउंटेन्स या फोल्ड माउंटेन्स हमारे कंप्रेशन की वजह से बनते हैं। यूजुअली अगर आपको पता हो तो हिमालयाज दे आर फोल्ड माउंटेन्स, है ना। वहीं पे अगर आप बात करो तो एपेलेकियन माउंटेन्स आपके कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज कहां पे है? साउथ अमेरिका में। एल्प्स आपके कहां पे है? यूरोप में, ठीक है। और यहां पे क्या पूछा था इसने? वॉस्गिस, वेयर इज वॉस्गिस लोकेटेड इफ यू कैन सी इट, ठीक है। वॉस्गिस इज अ ब्लॉक माउंटेन which is not which is located in Europe, ठीक है। Alps are located in Europe and fold mountains, Alps जो है वो fold mountains है। So statement 1 and statement 2 in this question is not correctly matched, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, that is only 2 of the pairs are correctly matched, only 2 of the you can say rows are correctly matched, 2 are incorrectly matched। तो इतना डीप नॉलेज आपको होना चाहिए, जो आपको बोलते हैं ना यूपीएससी में ऊपर ऊपर से समझ लो, वो नहीं चलेगा, डीप नॉलेज होना जरूरी है। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज डिस्कशन। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रखा हुआ है सामने आपके। ये क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस कर रहा है और ये पूछ रहा है आपसे कि आपको क्या पता है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, और इससे एसोसिएटेड इश्यूज और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे और ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप हमें सेंड करोगे। ये क्वेश्चन सेंड कहां पे करना है? आप इन नंबर्स पे सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, और हमारी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो जिसपे बहुत सारा कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।